मॉर्निंग स्टूडेंट। आज से पहले जो हमारा वीडियो था उसमें हमने बताया था आपको कि सदिश राशियों के परिमाण क्या होते हैं, डायरेक्शन क्या होता है। आज हम लोग सीखेंगे कि सदिश राशियों को कैसे हम प्रदर्शित करें। सदिश राशियों को प्रदर्शित कैसे किया जाएगा का निरूपण। दूसरी बात हम लोग सीखेंगे कि सदिश राशियों का मैग्नीट्यूड परिमाण कैसे फाइंड करेंगे, कैसे हम जानेंगे सदिश राशियों का परिमाण। यही है सदिश राशि का परिमाण। ज्ञात करना। तीसरी बात हम लोग जानेंगे कि सदिश राशियों की दिशा कैसे ज्ञात करते हैं। कोई सदिश राशि हमारे पास हो तो उसकी दिशा कैसे ज्ञात करते हैं। अगला हमारा होगा सदिश राशि का कार्तीय तल में निरूपण कैसे करेंगे। चौथा कॉन्सेप्ट होगा सदिश राशि का कार्तीय तल में निरूपण कैसे निरूपित करेंगे कार्तीय तल में। पांचवा होगा सदिश राशियों की संक्रियाएं क्या। सदिश राशियों की कितनी संक्रियाएं हो सकती हैं। सदिश राशियों के प्रकार। अगला हमारा होगा सदिश राशियों का प्रकार। छठवां हमारा होगा सदिश राशियों पर संक्रियाएं कितनी होती हैं। संक्रियाएं, संक्रियाओं का मतलब सदिश राशियों का जोड़, घटाना, गुणा, ये क्या होता है। अब देखते हैं यहाँ सदिश राशियों का निरूपण। सदिश राशियों को हम कैसे प्रदर्शित करेंगे। जिसे मान लो लिखा हुआ उसमें आपके लिखे गए, आपके नोटबुक में लिखे गए कि सदिश राशि, तो देख करके कैसे हम जानेंगे कि अधिश राशि सदिश राशि है। इस बात को इसके अंतर्गत हम सीखेंगे। दूसरी बात सदिश राशियों का परिमाण ज्ञात करना। कैसे हम जानेंगे कि कोई सदिश राशि को दे दिया हो तो उसके परिमाण कैसे हम निकालेंगे, इस बात को सीखेंगे। फिर आगे जानते हैं सदिश राशि की दिशा कैसे ज्ञात करते हैं। कोई सदिश राशियों की सदिश राशि का जो डेफिनेशन आपको हम बहुत पहले बताए थे उसमें बताया कि सदिश राशियां जो होती हैं सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होता है। परिमाण प्लस दिशा दोनों होता है। तो सदिश राशियों का निरूपण कर लिए, कैसे दर्शाया जाएगा वो जान लिए। सदिश राशियों का परिमाण ज्ञात करना आपको सिखा देंगे परिमाण। लेकिन फिर हमारा ये पॉइंट बचेगा दिशा कैसे ज्ञात करते हैं कि किस दिशा में सदिश राशि आपका एक्टिव है या किस दिशा में इसका मतलब वर्क हो रहा है। तो इन सब बातों को जानेंगे। उसके आगे हम सीखते हैं सदिश राशि का कार्तीय तल में कैसे निरूपित करेंगे। जैसे कार्तीय तल होता है तो उसके अंतर्गत कैसे हम जानेंगे। इसको निरूपित करने से पहले हम ये जानेंगे सदिश राशियों के प्रकार, तब ये सीखेंगे। यहीं तक जानेंगे, उसके बाद हम जानेंगे सदिश राशि के प्रकार, तब जानेंगे सदिश राशि का कार्तीय तल में निरूपण, उसके बाद हम जानेंगे सदिश राशियों के सदिश राशियों के प्रकार जानेंगे। उसके बाद राशियों पर संक्रियाएं क्या होती हैं सदिश राशियों पर। आगे हम लोग तब सीखेंगे जाकर के इन पर संक्रियाएं, जैसे प्लस सदिश राशियों का जोड़ क्या होगा, सदिश राशियों का अंतर क्या होगा, सदिश राशियों का गुणा क्या होगा। तो इन सब बातों को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए
ताकि हमारे सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे सदिश राशियों का निरूपण। तो सदिश राशियों को निरूपित करने के लिए बड़ा सिंपल प्रोसेस है हमारा। सदिश राशियों को निरूपित करने के लिए पिछले वीडियो में थोड़ा सा बताए थे, यहाँ हम और आपको बताएंगे विस्तार से कैसे क्या होगा। सदिश राशि को पिछली वीडियो में हम देखे थे, जैसे हमारा लिखा हो सदिश राशि ए, कोई सदिश राशि है, सदिश राशि कैपिटल ए, तो वहां हम बताए थे कि इसको अगर हमको निरूपित करना हो, संकेत में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। तो संकेत में लिखने के लिए सदिश राशि को ऐसे वेक्टर लगा देते हैं। इसका नाम होता है, वैसे तीर हम कह सकते हैं, लेकिन तीर ना कह के यहाँ जो फिक्स में पढ़ेंगे, पढ़ने का ये है, इसको पढ़ेंगे वेक्टर ए, वेक्टर ए पढ़ते हैं। मतलब कोई सदिश राशि ए है जिसको निरूपित करने के लिए ऐसे तीर लगा देंगे। अब अगर इसको हम ज्योमेट्री में बात करें कि इसको हम कैसे ज्योमेट्रिकल प्रदर्शित कर सकते हैं, तो देखिए इसको तीर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसको जानने से पहले हम आपको ये बात बता दें डायरेक्शन क्या होता है, जिसको हम थोड़ा सा वहां बताए थे पहले वाले वीडियो में। ये हो गया आपका उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूर्व, और ये हो गया आपका पश्चिम। ये ओरिजिन पॉइंट है। अब अगर हमको इसको ज्योमेट्रिकल आपको दर्शाना है तो देखिए सबसे पहले इसको हम तीर के द्वारा दर्शाते हैं। अब ये जो तीर का शीर्ष है ये दिशा को प्रदर्शित करता है। दिशा को दर्शाता है। ये इसको ऐसे शीर्ष बोलते हैं, सदिश का शीर्ष। और जो आपका ये है इसको पुच्छ बोलते हैं। पुच्छ क्या दर्शाता है, सदिश राशि कहां से एक्टिव हुआ है, शुरुआती बिंदु होता है। सदिश का प्रारंभिक बिंदु है। सदिश का प्रारंभिक बिंदु। अब ये जो तीर की लंबाई है यहां से यहां तक, ये दर्शाता है आपका सदिश का परिमाण। सदिश का परिमाण फिर से सीखते हैं। तीर द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं ज्योमेट्रिकल में, अल्फाबेट के द्वारा ऐसे प्रदर्शित करेंगे। ये जो तीर है, तीर का जो शीर्ष होता है ये उस सदिश राशि की दिशा को प्रदर्शित करती है, क्योंकि तो सदिश राशियों में दिशा और परिमाण दोनों होता है। ध्यान दीजिए, परिमाण प्लस दिशा दोनों होता है। तो दिशा तो पता चल गया, इसके शीर्ष के द्वारा दर्शाया जाएगा। परिमाण क्या होता है, तो इस तीर की जो लंबाई होती है, जितनी लंबाई इसकी लेंथ जो होगी वो प्रदर्शित करेगा परिमाण को। अब यहां हम एक बात और ध्यान दें कि इसके डायरेक्शन को हम कहेंगे क्या। जैसे यहां से हम जान लिए ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, इसको तो हम अच्छी तरीके से जान लिए। आगे अगर ऐसे कोई मान लो कई वेक्टर हम यहाँ आपको डिनोट करके दिखा रहे हैं। एक वेक्टर हमारा ऐसे है, एक वेक्टर हमारा ऐसे है, ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी हो गया, एक वेक्टर हमारा ऐसे है, ये वेक्टर सी हो गया। ऐसे हमारे वेक्टर कई दिए गए हैं। एक वेक्टर हमारा ऐसे है, वेक्टर डी हो गया।
कितने वेक्टर हैं। अब यहाँ से चलो हमको समझ में आ रहा है कि ये जो तीर का मतलब ये जो डायरेक्शन है, शीर्ष है, ये डायरेक्शन को प्रदर्शित करता है, बट ये जो लेंथ है ये परिमाण को प्रदर्शित करता है। उच्च से शीर्ष तक की दूरी जो होता है परिमाण होता है। लेकिन आपसे अगर ये पूछ लिया जाए इसकी दिशा क्या होगी, तो इसकी दिशा जानने के लिए हम क्या करते हैं, इस मैप जो आपके नोटबुक के लिए डायरेक्शन यूज किया जाता है, जो सिंबल होता है उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, अगर इससे देखेंगे तो इसका जो डायरेक्शन आ रहा है यहां हम दर्शा रहे हैं, देखिए इसका डायरेक्शन ऐसे आ रहा है, ये आपका वेक्टर ए है। तो इसको क्या कहेंगे, उत्तर पूर्व दिशा में। इसकी जो दिशा है वो क्या है, उत्तर पूर्व दिशा। ध्यान दीजिए उत्तर पूर्व दिशा में है। इसकी दिशा देखिए दक्षिण दिशा में है। इसकी दिशा क्या है, दक्षिण दिशा। देखो दक्षिण की पश्चिम की तरफ है, तो इसकी दिशा जो है वो पश्चिम की तरफ है। इसका क्या है, उत्तर की ओर है। और इसका कहां है, इसको अगर डिनोट करेंगे तो इधर आएगा, मतलब दक्षिण पश्चिम में है। ये जो आपका वेक्टर सी है इसका डायरेक्शन जो है वो कहां है, दक्षिण पश्चिम में। दक्षिण पश्चिम में। इस तरह से हम सारी बातों का परिमाण को हम डिनोट करेंगे ज्योमेट्रिकल इस तरह से सांकेतिक रूप में। अगर हमको दिशा डिसाइड करना है तो इस मैप के जो आपके द्वारा ये सिंबल होता है उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, इसके अकॉर्डिंग हम इसका डायरेक्शन डिसाइड करेंगे। अब बात आई कि हमारे पास अगर सदिश राशियां दी गई हो, समझ में आ गया ना, अगर सदिश राशियां दी गई हो तो उनके परिमाण को हम प्रदर्शित कैसे करेंगे। जैसे सदिश को तो प्रदर्शित कर दिए, परिमाण को कैसे प्रदर्शित करते हैं तो देखते हैं। परिमाण को प्रदर्शित करना, देखो जब परिमाण को प्रदर्शित करना तो सबसे पहले हम एक तीर लेके ऐसे सबके लिए होगा, एक वेक्टर जो हमारा लिए थे ऐसे था वेक्टर ए। अब मान लो इसका जो ओ से पी तक है, यहाँ पे ओ है यहाँ पर पी है, यहाँ देखेंगे ध्यान से ये ओ है ओरिजिन पॉइंट और ये पी तक वेक्टर आपका गया है। इसका दिशा तो आपको बहुत पहले से पता है, उत्तर पूर्व दिशा में। तो परिमाण को अगर हमको प्रदर्शित करना हो तो कितने तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं, तो इसके परिमाण को जो हम प्रदर्शित कर सकते हैं देखिए ध्यान से, बड़ा सिंपल है। पहली बात तो इसे हम मॉड के अंदर लिखते हैं, सदिश राशि सदिश ए का परिमाण। तो इसको ऐसे वेक्टर लगाएंगे, और ये भी आपको बताया कि सदिश राशियों को प्रदर्शित करने के लिए वेक्टर का यूज करते हैं। अगर इसी को कहेंगे सदिश ए का परिमाण, सदिश ए का परिमाण आएगा क्या, तो ये हो गया मॉड से जब ये बाहर आएगा तो एक वेक्टर हट जाएगा। ये इसका वैल्यू क्या बताए थे कि परिमाण जो होता है, अभी भी हम लोग सीखे हैं, परिमाण जो होता है इस तीर की लंबाई होगी। तीर की लंबाई को अगर ज्योमेट्रिकल बात किया जाए क्या होता है, ओ से पी तक, इसको लिखेंगे ओपी। तो ये चाहे ये लिखो या मॉड वेक्टर ए इज इक्वल टू ओपी लिख सकते हैं, और दोनों इक्वल है इसीलिए ए बराबर।
अर्थात सदिश ए का परिमाण ये आएगा। इस तरह से हम जानेंगे सदिश राशि की दिशा किससे डिसाइड होगा, एरो से, तीर के नोक से, शीर्ष से। जो इस उत्तर पूर्व जो मैप होता है इसके एक आइडिया हम जानेंगे, उत्तर पूर्व दिशा में है। फिर इसको देखिए, अगर मान लो हल्का सा नीचे तब भी उत्तर पूर्व दिशा में कहेंगे, ऐसे तब भी उत्तर पूर्व दिशा में कहेंगे, या तो पूर्व में रहे या तो बीच में कहीं भी आता तो उसे उत्तर पूर्व दिशा ही कहेंगे। आगे देखते हैं, परिमाण जानने के लिए तीर की लंबाई होती है, इस लंबाई को डिनोट कैसे करते हैं, मॉड के अंदर सदिश राशि ए का परिमाण। फिर इसको ए केवल लिखते हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और इसको इसका वैल्यू क्या होगा, वैल्यू होगा ओपी की लंबाई। तो ओपी की लंबाई ओपी लिखेंगे केवल। अब उसके बाद में इसको कहते आ सकते हैं, क्योंकि ये भी है तो ये, इसको क्या कहेंगे, सदिश ए का परिमाण। ये चीज हम जान लिए कि कोई सदिश राशि दिया हो तो उसको कैसे प्रदर्शित करेंगे, सांकेतिक रूप में कैसे प्रदर्शित करेंगे, ज्योमेट्रिकल रूप में कैसे प्रदर्शित करेंगे, ये दो चीज जान लिए। उसका परिमाण कैसे डिसाइड करेंगे ये जान लिए। प्रदर्शित करना भी सीख रहे हैं, कैसे कैलकुलेशन करेंगे आपको, ये आपको बाद में बताएंगे। फिर उसके बाद में दिशा कैसे डिसाइड करेंगे, उसकी तीर के द्वारा, तीर की दिशा क्या है उसके द्वारा, इसको शीर्ष बोलते हैं, इसको कुछ बोलते हैं। इतनी बातें हम जानिए। अब हमारी बात आई इस दिशा पे फिर से आके अटकती है कि अगर मान लो दिशा तो हम इससे डिसाइड किए, लेकिन ये दिया ही ना हो, केवल आपको ये दे दिया हो वेक्टर ए बराबर कुछ ऐसे लिख दिया हो और ये तीर बनाया ही ना हो, तब बताइए आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तब कैसे डायरेक्शन इसका फाइंड करेंगे। तो उसके लिए जो मेन फार्मूला है डायरेक्शन फाइंड करने के लिए, बड़ा सिंपल है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये। बड़ा बहुत लोगों को दिक्कत दे जाता है, कभी कभी फाइंड नहीं कर पाते कि हाँ इसकी दिशा कैसे निकालें। तीर तो बनाया हुआ आपको मिलेगा नहीं, मैथमेटिकली पोर्शन में तो मैक्सिमम मिलता है, लेकिन जो फिजिकल प्रॉब्लम में आते हैं फिजिक्स में वो नहीं मिलता है। जैसे हमारे पास ऐसे कोई सदिश ऐसे दे दिया जाए, 10 न्यूटन का बल ऐसे दे दिया गया। अब इसका डायरेक्शन आपको फाइंड करना है तो कैसे आप निकालेंगे, तो दिशा सदिश राशि, यहाँ फिर से फार्मूला लिख रहे हैं, सदिश ए, इसको लिखते हैं वेक्टर ए। फिर देखो सदिश ए का परिमाण, सदिश ए का परिमाण, तो इसको अभी भी बताए थे मॉड वेक्टर ए लिखते हैं बाबू। सोचो आप, अभी भी जस्ट हम लोग सीखे हैं कि सदिश ए का परिमाण इसको इस तरह डिनोट करते हैं, ये केवल ए लिखा जाता है। अब अगर सदिश ए की दिशा जाननी है हमें, इसके लिए फार्मूला हमारा है वेक्टर ए बटे मॉड वेक्टर ए, ये है, इसको लिख सकते हैं सदिश राशि बटे सदिश राशि का परिमाण। सदिश राशि बटे सदिश राशि का परिमाण, और इसको कहेंगे, एक बात और, इसी को बोलते हैं सदिश ए की दिशा में, ए दिशा में एकांक सदिश। अभी आपको सदिश के प्रकार में बताएंगे वहाँ कि एकांक सदिश क्या होता है। एकांक सदिश फाइंड करना हो तब भी यही फार्मूला यूज होगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। इसको वेक्टर ए बटे ए लिख सकते हैं, जहाँ ए परिमाण है, नीचे क्या है, ये आपका परिमाण है, और ये आपका सदिश राशि है। अगर इसको जनरली हम अपने दिमाग में सोचे कि कैसे निकाल सकते हैं, तो सिंपल है, बहुत सिंपल है, टफ नहीं है। कोई सदिश राशि दिया हो, सदिश राशि दिया है, फिर सदिश राशि के परिमाण से उसमें डिवाइड कर देते हैं। अगर सदिश राशि के परिमाण में उससे डिवाइड कर देते तो जो हमें मिलता है वो दो चीजें दर्शाता है। पहला, उस सदिश राशि की दिशा को दर्शाता है,
दूसरी बात, वो उसी सदिश राशि की दिशा में एकांक सदिश को प्रदर्शित करता है, यूनिट वेक्टर को। ये चीजें हम सीख चुके हैं। आगे हम लोग जानेंगे कि सदिश राशियों की दिशा ज्ञात करना जानेंगे। अब हम लोग सीखेंगे कि सदिश राशि के प्रकार क्या क्या होते हैं, जो बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है। जब हम लोग ये जान जाएंगे कि सदिश राशि के प्रकार क्या क्या होते हैं, तब हम लोग सीखेंगे कि सदिश राशियों का कार्तीय तल में निरूपण कैसे करेंगे। मैं आप लोगों को फिर से बता देना चाहता हूं कि अगर आपको समझ में आ गया हो, आपको लग रहा हो कि हाँ वाकई में ये सही है, मतलब ज्ञान मिल रहा है, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। और अगर मान लो आपके कोई दोस्त हैं जिनको सदिश राशि समझ में नहीं आता है, नहीं समझ पाते हैं, उनको मेरा ये वीडियो का लिंक जरूर शेयर करें ताकि उनकी समस्याएं दूर हो जाए। आइए हम लोग फिर से देखते हैं सदिश राशियों के प्रकार क्या होते हैं। बड़ी बहुत आसानी से हम आपको सिखाएंगे सदिश राशियों के प्रकार। सदिश राशि के प्रकार, इसमें जो सदिश राशि के प्रकार होते हैं बाबू, दो होते हैं मुख्यतः। देखते हैं, पहला होता है हमारा ध्रुवीय। टाइप्स ऑफ वेक्टर, इसको बोलेंगे पोलर वेक्टर, इसको बोलते हैं अक्षीय सदिश। एक्सियल, एक्सियल वेक्टर। अब हमको ये जानना है, ये मुख्यतः दो हैं, इनके अंतर्गत कई ब्रांच हैं इनकी, उसको तो अभी हम लोग सीखेंगे। लेकिन टाइप्स ऑफ वेक्टर में दो टाइप्स होते हैं। पहला होता है हमारा ध्रुवीय सदिश, जिसको हम पोलर वेक्टर के नाम से जानते हैं। दूसरा हमारा होता है अक्षीय सदिश, जिसको हम एक्सियल वेक्टर के नाम से जानते हैं। अब ये कोई जरूरी नहीं कि पहला ये हो दूसरा हो, लेकिन ये दो टाइप्स होते हैं। अब इसके अंतर्गत हम ये जानेंगे कि इस सदिश के अंतर्गत कौन सी राशियां आती हैं और इस सदिश के अंतर्गत कौन सी राशियां आती हैं। तो चलिए सीखते हैं कि जो एक्सियल वेक्टर होता है उसकी क्या पहचान होती है और जो पोलर वेक्टर होता है उसकी क्या पहचान होती है। आइए जानते हैं। तो पोलर वेक्टर के अंतर्गत जो होता है, पोलर वेक्टर का जो डेफिनेशन होता है वो हमारा होता है ऐसे सदिश जो एक निश्चित बिंदु से प्रारंभ होते हैं, एक निश्चित बिंदु से प्रारंभ होंगे या एक निश्चित बिंदु की तरफ इनका डायरेक्शन होगा, ये होते हैं पोलर वेक्टर। दूसरा जो हमारा होता है वो हमारा एक्सियल वेक्टर है, जो घूर्णन प्रभाव को व्यक्त करता है। घूर्णन प्रभाव क्या है और निश्चित बिंदु से प्रारंभ होना क्या है, ध्यान से देखिए। जैसे मान लो डिस्प्लेसमेंट, दूसरा आपका है वेलोसिटी, तीसरा आपका है एक्सीलरेशन, फोर्स, ईटीसी, ऐसे सब। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन, जो विस्थापन राशि है, फिर वेलोसिटी वेग, त्वरण, बल, ये जो आपकी राशियां हैं ये एक निश्चित बिंदु से प्रारंभ होती है या इनका जो डायरेक्शन होता है निश्चित बिंदु की तरफ होता है। तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है
ये पोलर वेक्टर के अंतर्गत आता है। वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी जो होता है डिस्प्लेसमेंट से मिलकर बना है। कैसे? इनिशियल पॉइंट और फाइनल इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस होता है उसी को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। फिर वेलोसिटी क्या होता है? रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है। फिर देखिए एक्सीलरेशन क्या होता है? ये रेट ऑफ वेलोसिटी होता है। फिर फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन का मल्टीपल होता है। तो ये सब जो एक सीक्वेंस से जोड़े गए हैं, ये वन बाय वन करके एक दूसरे से रिलेटेड है। जिससे डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी से बना है, सॉरी वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट से बना है, एक्सीलरेशन जो वेलोसिटी से मिलकर बना है, और जो फोर्स बना है त्वरण से मिलकर बना है। तो इस तरह से ये जो एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर ये आपका ध्रुवीय हो गया तो इसी तरीके से ये जितने भी आएंगे सब ये पोलर फॉर्म के रूप में आएंगे, पोलर वेक्टर के रूप में। ये क्या है? ये ऐसा वेक्टर आपका है जो ये रोटेशनल मोशन क्रिएट करता है, वहां यूज होता है। जैसे रोटेशनल मोशन के अंतर्गत हम लोग जानते हैं, जब छोटे थे लट्टू की गति बहुत मचाते थे। जो आपकी साइकिल का पहिया होता है वो रोटेट करता है, फैन पंखे जो रोटेट करते हैं, ये सब रोटेशनल मोशन के अंतर्गत आते हैं। वाहन में जितने भी पहिए लगे होते हैं, जैसे वो कार का पहिया हो गया, या ट्रक का हो गया, या बस का हो गया, ट्रेन का हो गया, कोई भी पहिया है वो रोटेशनल मोशन ही करता है। वहां जो वेक्टर यूज होगा वो आपका एक्सियल अक्षीय वेक्टर यूज होगा, सॉरी अक्षीय सदिश यूज होगा, जिसका नाम है एक्सियल वेक्टर। इसके अंतर्गत सेम वही है, जहां जहां होगा वही कोणीय हम एंगुलर लगाएंगे। पहला नंबर है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। दूसरा है एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। तीसरा है एंगुलर एक्सीलरेशन। चौथा है आपका एंगुलर फोर्स, ना कहके इसको बल आघूर्ण के नाम से जानेंगे, जिसको ट्रकिंग बोलते हैं। तो ये जो आएंगे आपके, ये एक्सियल वेक्टर के अंतर्गत आते हैं। अब एक्सियल वेक्टर का तो हम बहुत कम जिक्र हुआ, सबसे ज्यादा आपका जो जिक्र हुआ पोलर वेक्टर का जिक्र हुआ। पोलर वेक्टर के अंतर्गत ही हम सारी बातों को जानेंगे। जैसे हमारे एक आ गया पैरेलल वेक्टर। एक बार फिर से इसको जान लेते हैं। वेक्टर के प्रकार में दो प्रकार के वेक्टर होते हैं, पहला ध्रुवीय सदिश, दूसरा अक्षीय सदिश। ध्रुवीय सदिश के अंतर्गत ध्रुवीय सदिश का ये पहचान होता है कि एक निश्चित बिंदु से प्रारंभ होगा या एक निश्चित बिंदु की तरफ इंडेक्स करेगा ये। फिर दूसरा एक्सियल वेक्टर होता है। एक्सियल वेक्टर जो होता है ये रोटेशनल मोशन को व्यक्त करता है, जैसे पंखे की गति में हो गया, बल आघूर्ण का नाम सुने होंगे, एक सदिश राशि जो आपका एक्सियल वेक्टर के अंतर्गत आता है। फिर कोणीय संवेग हो गया, कोणीय वेग हो गया, कोणीय त्वरण हो गया, ये सब जो राशियां आती हैं वो आपके आते हैं एक्सियल वेक्टर के अंतर्गत। आइए हम लोग जानते हैं कि और कितने प्रकार के वेक्टर होते हैं। जो भी प्रकार आगे हम सीखेंगे वो आपके होंगे एक्सियल वेक्टर को पोलर वेक्टर के अंतर्गत जानेंगे। पहला हमारा है पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर को जानने के लिए सबसे पहले हम अपने दैनिक जीवन में इसके उपयोग देखते हैं, जो काफी अच्छे से आप लोग देखे हैं, लेकिन वहां ध्यान नहीं दिए कि पैरेलल वेक्टर यहाँ यूज हो रहा है। बार बार हमको ये सदिश राशि का जो सूत्र आप लोग को बताए थे वही लिखना पड़ रहा है। उसको लिखने से क्या होता है, इसी से आप, मुझे भी लर्न है, आपको भी लर्न रहेगा। परिमाण होता है और दिशा होती है। सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होती है। हम आपको सिखाएंगे यहाँ कि पैरेलल वेक्टर क्या है, अपोजिट वेक्टर क्या है, फिर
इसी से हम आपको बता देंगे कि आप कैसे डिसाइड करेंगे कि ये पैरेलल वेक्टर है या अपोजिट वेक्टर है। फिर अपोजिट और पैरेलल में क्या डिफरेंस है बहुत अच्छे से बताएंगे। तो यहाँ पहले हम ये जानते हैं कि जो पैरेलल वेक्टर होता है समांतर सदिश के नाम से जाना जाता है। तो अगर इसको ज्योमेट्रिकली सीखें तो बहुत आसान है। समांतर मतलब होता है ऐसे जो दो रेज जिनकी डायरेक्शन सेम वही चीज यहाँ है। ऐसी दो राशियां या वह राशियां जिनकी दिशाएं सेम हो। जब दिशाएं जिनकी सेम होती है तो पैरेलल वेक्टर कहलाते हैं। अभी मैं बताऊंगा, लेकिन इनके उपयोग मैं आपको बताने जा रहा हूं। जैसे मानो ट्रैक्टर है, आप लोग जानते हैं ट्रैक्टर में दो व्हील बड़े बड़े लगे होते हैं जो फोर्स अप्लाई करता है, मेनली इंजन से ही जुड़ा होता है। अब इस ट्रैक्टर के पीछे जो है ये फ्रंट, हम मान लें कि फ्रंट है। अब ये ऐसे चलता है, फिर इसका रोटेट जब करेगा इसके पीछे जो फार कल्टीवेटर लगे होते हैं, रोटावेटर लगे होते हैं, उससे दो पोर्शन जुड़े होते हैं ऐसे। तो जो ट्रैक्टर इसके दोनों सिरों पर, मतलब मान लो ए सिरा है, ये बी सिरा है, ये आपका कल्टीवेटर है, ये मिट्टी निकालने वाले जो पिन लगे होते हैं बड़े बड़े, यहाँ पे जब ये फोर्स अप्लाई करता है तो एक सिरा आगे बढ़ता है, जस्ट दूसरा भी जो व्हील होता है इस पर फोर्स अप्लाई करता है। जब ये फोर्स अप्लाई करते हैं, अगर एक ही फोर्स अप्लाई हो तो जिस प्रकार से ये सिरा आगे बढ़ेगा तो ये सिरा यहीं रह जाएगा, तो ये ऐसे रोटेट करने लगेगी, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, फिर राउंड में रोटेट करने लगेगी। इसीलिए जो बार होते हैं इस पर जो है दोनों सिरों पर फोर्स अप्लाई किया जाता है और इनका डायरेक्शन देखिए सेम है। तो ये जो डायरेक्शन सेम है ये पैरेलल वेक्टर के अंतर्गत आते हैं। ये पैरेलल वेक्टर के अंतर्गत आता है। फिर हमारा अगला जो एग्जाम्पल है उसको देखेंगे। यहां मान लीजिए कोई लकड़ी का बड़ा सा गुटका है, ये हो गया। एक कोई बच्चा है, ये इस पर फोर्स अप्लाई किया, उसका डायरेक्शन इधर है। फिर एक कोई ये नहीं खिसका पा रहा, फिर एक कोई बड़ा आदमी आया, ये भी इस पर फोर्स अप्लाई किया, उसका भी डायरेक्शन इधर है, दो लोग मिलकर के धक्का दे रहे हैं, पुश कर रहे हैं। तो यहाँ जो तीर अभी भी बताया कि जो वेक्टर का तीर होता है वो दिशा को डिसाइड करता है। तो यहाँ दिशा दोनों वेक्टरों का दिशा जो है एक ही है। दिशा समान है, तो ये जो दिशा समान है तो ये किस वेक्टर के अंतर्गत आते हैं? पैरेलल वेक्टर।
इस तरह से हमारे दैनिक जीवन में कई ऐसे फैक्टर घटते रहते हैं जिसको हम ध्यान नहीं देते। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर कोई वेक्टर राशि है, अगर उसकी डायरेक्शन सेम है तो पैरेलल वेक्टर के अंतर्गत आता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि पैरेलल वेक्टर होते क्या है। पैरेलल वेक्टर होने के लिए दो रहे या दो से अधिक रहे, उनके डायरेक्शन जो है सेम होने चाहिए। मैग्नीट्यूड चाहे जो हो, जैसे यहाँ देखिए जो छोटा सा बच्चा है, एक बड़ा आदमी है, तो छोटा सा बच्चा जितना फोर्स लगाएगा उतना बड़ा आदमी थोड़े लगाएगा, उससे ज्यादा लगाएगा। तो यहाँ जो इसके फोर्स की जो मैग्नीट्यूड है 5 न्यूटन का बल इस पे लगा रहा है, तो जो वेट होगा लगभग 20 न्यूटन का बल लगा रहा होगा। तो जो मैग्नीट्यूड है 5 है, इसका 20 है। तो मैग्नीट्यूड से यहाँ मतलब नहीं होता, परिमाण से मतलब नहीं होता पैरेलल वेक्टर में। पैरेलल वेक्टर के लिए आवश्यक है कि डायरेक्शन केवल सेम हो। उसके लिए कई सिचुएशन हो सकते हैं। ऐसे डायरेक्शन हो, एक वेक्टर मान लो वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर चाहे बड़ा हो चाहे छोटा, उससे मतलब नहीं है, लेकिन उसके डायरेक्शन भी सेम होने चाहिए। यहाँ जो है वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों पैरेलल है। फिर मान लो ऐसे हम वेक्टर ए और ये हो गया थोड़ा इधर दूर से वेक्टर बी, डायरेक्शन दोनों का सेम है, उत्तर पूर्व में है, उत्तर पूर्व में, ये तो पूर्व दिशा में है, ये पूर्व में है, ये उत्तर पूर्व में है, दोनों उत्तर पूर्व में, मतलब दोनों का डायरेक्शन सेम है। अतः क्या हुआ, ये जो है इनके जो है डायरेक्शन जब सेम हो, तो डायरेक्शन सेम होने के लिए क्या बोलेंगे, इनका जो टाइप्स है वो पैरेलल वेक्टर के अंतर्गत आते हैं। यहाँ हम ऐसे लिख लेंगे सिंपली डायरेक्शन सेम। अगर डायरेक्शन सेम है तो सभी वेक्टर जो होंगे वो क्या होंगे, आपके पैरेलल वेक्टर। डेफिनेशन रखने की आवश्यकता नहीं है, आपको आराम से आपको समझ में आ गया कि पैरेलल वेक्टर के अंतर्गत कौन से आएंगे। अब उसके लिए चाहे मैग्नीट्यूड सेम होगा तो इसका जो लेंथ होगा वो सेम होगा। मान लो लेंथ नहीं दिया तो डायरेक्शन आप ज्ञात करेंगे। डायरेक्शन या तो उस मैप से बना लेंगे जो अभी बताए थे, या तो आपस में जनरली ज्ञात कर लेंगे जो परिमाण दिया रहेगा। डायरेक्शन निकालने के लिए आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया। डायरेक्शन निकालने के बाद अगर सेम डायरेक्शन आता है तो आप बताएंगे पैरेलल वेक्टर है, अगर नहीं आ रहा तो आप बोलेंगे पैरेलल वेक्टर नहीं है। इसी तरह से हम अगला हमारा जो टाइप है वो हमारा है इक्वल वेक्टर। तो अगर आप पैरेलल वेक्टर सीख गए हैं, इक्वल वेक्टर सीखने के लिए बड़े आसान है, बहुत सिंपल है, छुट्टियों में सीख सकते हैं। फिर से मैं बता रहा हूँ, पैरेलल वेक्टर होने के लिए डायरेक्शन सेम होना चाहिए, इक्वल वेक्टर होने के लिए दोनों सेम होना चाहिए। मतलब डायरेक्शन सेम, यहाँ देखिए दूसरा मेरा जो आएगा इक्वल वेक्टर के लिए इसमें डायरेक्शन सेम प्लस मैग्नीट्यूड। मतलब परिमाण दिशा समान होनी चाहिए, दूसरा परिमाण भी समान होना चाहिए। डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए और परिमाण भी सेम होना चाहिए, क्योंकि दोनों चीजें यहाँ समान समान नहीं है तो उसी को कहा जाएगा इक्वल वेक्टर। जब आप पैरेलल वेक्टर, मतलब पैरेलल वेक्टर जो होता है वो इक्वल नहीं हो सकता, लेकिन इक्वल वेक्टर जो होता है पैरेलल होता है। यहाँ पे एक नोट बन गए, उस नोट को आप नोट कर लीजिएगा कि जो है एवरी इक्वल वेक्टर ये पैरेलल वेक्टर। प्रत्येक जो समांतर सदिश, सॉरी प्रत्येक जो समान सदिश होता है वो समांतर सदिश होता है। प्रत्येक समान सदिश समांतर सदिश होता है। ध्यान रखिएगा, ये सब क्वेश्चन बनते हैं जो समान सदिश होते हैं। क्यों? क्योंकि समान सदिश के लिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ मैं बता दे रहा हूँ ज्योमेट्रिकली,
समान सदिश के लिए डायरेक्शन जो है सेम होना चाहिए और परिमाण भी सेम होना चाहिए, ये इसका लेंथ भी सेम होना चाहिए। लेकिन समांतर सदिश के लिए केवल डायरेक्शन सेम होना चाहिए, परिमाण चाहे जो रहे। लेकिन यहाँ तो डायरेक्शन सेम है, जब डायरेक्शन सेम है जब इसकी दिशा जब समान है, जब दिशा समान रहेगी तो समांतर सदिश का कंडीशन फुलफिल कर रहा है। समांतर कंडीशन समांतर पैरेलल वेक्टर का कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो इसका नंबर मतलब यह है कि प्रत्येक जो इक्वल वेक्टर होता है वो क्या होता है, पैरेलल वेक्टर होता है। लेकिन पैरेलल वेक्टर इक्वल वेक्टर नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि हो सकता है इसके मैग्नीट्यूड इक्वल ना हो, डायरेक्शन इक्वल हो लेकिन मैग्नीट्यूड इक्वल ना हो, मतलब दिशा समान हो लेकिन परिमाण समान ना हो। जब ऐसा होता है तो केवल समांतर सदिश होगा, पैरेलल सदिश नहीं होगा, सॉरी इक्वल सदिश नहीं होगा। इस तरह से हमारा जो अगला टाइप आ रहा है वो हमारा है एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी का मतलब ये होता है उल्टा, एंटी पैरेलल का मतलब होता है उल्टा, दिशा विपरीत हो। सिंपल है, ऐसे दिशा विपरीत हो, मैग्नीट्यूड चाहे जो हो, ऐसा वेक्टर जिसके जो डायरेक्शन है वो जस्ट अपोजिट हो। अगर इनके अपोजिट वेक्टर के एंटी पैरेलल वेक्टर के लिए जो एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है। ये भी ध्यान रखना, आपको एक पॉइंट है, ये नोट कर लीजिएगा कि एंटी पैरेलल वेक्टर के जो बीच का डायरेक्शन होता है वो 180 डिग्री होता है। अभी मैं आपको वहां जब ऑपरेशन ऑफ वेक्टर बताऊंगा तो वहां पे बहुत अच्छे से चीज बताऊंगा जो हम केवल एंगल से डिसाइड कर लेंगे ये जो है ऐड होंगे या सब्ट्रैक्ट होंगे। इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो क्या होता है, रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, रिजल्टेंट वेक्टर को जाने मतलब परिणामी सदिश, परिणामी सदिश होते क्या है, हम कैसे जानेंगे कि हम जो परिणामी सदिश निकालना है। तो ये सब सारी बातों को जानने के लिए वहाँ एंगल का जानना जरूरी है आपके लिए। तो हम आपको बताएंगे कि एंटी पैरेलल वेक्टर क्या होता है, उसके बीच का डायरेक्शन क्या होता है। तो यहाँ आप जानिए एंटी पैरेलल का मतलब, एंटी मतलब उल्टा, पैरेलल मतलब समांतर तो होता है, समांतर के लिए क्या था डायरेक्शन सेम, लेकिन यहाँ सेम ना होकर क्या रहेगा, डायरेक्शन अपोजिट रहेगा। डायरेक्शन क्या रहेगा, अपोजिट। अगर एक का डायरेक्शन पूर्व में है तो दूसरे का डायरेक्शन कहाँ होना चाहिए, पश्चिम में। अगर एक का डायरेक्शन उत्तर में है तो दूसरे का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, दक्षिण में, जस्ट उल्टा। तब ये कहलाएंगे एंटी पैरेलल वेक्टर। आगे मैं आपको बताऊंगा निगेटिव और अपोजिट वेक्टर क्या होते हैं। निगेटिव और अपोजिट वेक्टर मतलब ऋणात्मक या विपरीत सदिश क्या होते हैं। आइए हम लोग अगला वेक्टर जानते हैं। अगले वेक्टर का कौन सा टाइप्स है, वो है हमारा निगेटिव और अपोजिट वेक्टर। निगेटिव वेक्टर जो होता है ये बड़ा सिंपल होता है। इसके डेफिनेशन दो तरीके से दिया जा सकते हैं। पहला, दो वेक्टर एक दूसरे के निगेटिव वेक्टर होंगे, अपोजिट वेक्टर होंगे, यदि उनका एडिशन जो आता है वो नल वेक्टर आ जाए। नल वेक्टर मतलब होता है शून्य वेक्टर, मतलब शून्य आ जाए। उनके परिमाणों का अगर हम योग कर दें तो क्या आ जाए, वो शून्य आ जाए। अगर शून्य आ जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो जो वेक्टर आपके हैं वो जो हैं एक दूसरे के अपोजिट वेक्टर हैं। दूसरा क्या होता है कि दो वेक्टर जो हैं एक दूसरे के अपोजिट वेक्टर होंगे यदि उनका मैग्नीट्यूड सेम हो बट डायरेक्शन अपोजिट हो। मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो, पर डायरेक्शन क्या हो, उनका अपोजिट हो। जब डायरेक्शन उनका अपोजिट होगा और मैग्नीट्यूड सेम होगा तो उनको जो ऐड करेंगे तो उनका जो योग मतलब एडिशन का जो रिजल्ट आएगा वो आपका शून्य आएगा। उसको हम डिनोट कैसे करते हैं, देखिए पहला मान लेते हैं हमारा वेक्टर जो है वो पूर्व दिशा में है। अभी भी हम बताए थे कि जो एरो होता है ये शीर्ष, ये दिशा को प्रदर्शित करता है। अगर ये पूर्व दिशा में है तो इसका वेक्टर ए, ये वेक्टर ए हो गया हमारा। अगर इसका अपोजिट वेक्टर मुझे ड्रा करना हो कि अपोजिट वेक्टर क्या होगा, तो जस्ट इसका जो डायरेक्शन होगा वो पश्चिम की तरफ होना चाहिए। मैग्नीट्यूड मतलब जो
ये लेंथ, तीर की लेंथ जो है वो सेम होनी चाहिए। जब तीर की लेंथ ये जो सेम होगी और डायरेक्शन अपोजिट होगा तो यहाँ जो है वेक्टर ए और वेक्टर बी एक दूसरे के अपोजिट है। अगर वेक्टर ए का अपोजिट वेक्टर कहा जाए तो वेक्टर बी है, वेक्टर बी का अपोजिट वेक्टर कहा जाए तो वेक्टर ए है। इसे लिखा जा सकता है वेक्टर ए का विपरीत वेक्टर वेक्टर बी, सेम टू सेम वेक्टर बी का विपरीत वेक्टर वेक्टर ए होगा। लेकिन अगर इनका डायरेक्शन केवल अपोजिट रहे और मैग्नीट्यूड इनका अपोजिट ना रहे, सेम ना हो, तो ये अपोजिट वेक्टर नहीं कहलाएंगे। तब ये कौन से वेक्टर कहलाएंगे? तब ये जानते हैं, अभी थोड़ी देर पहले हम आपको बताए हैं, वो होंगे एंटी पैरेलल वेक्टर। कौन से वेक्टर होंगे? एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल वेक्टर का मतलब होता है विपरीत समांतर सदिश। जो समांतर होंगे इनका डायरेक्शन केवल अलग होगा। अब हम जानेंगे विपरीत वेक्टर का जो है वो एग्जाम्पल क्या हमारे दैनिक जीवन में। जैसे देखिए, एक कोई लकड़ी का गुटका है, ऐसे लकड़ी का गुटका कोई रखा गया है, या मान लो अलमारी हो ऐसे। अब इस पर एक व्यक्ति कोई ए आया, इस पे फोर्स अप्लाई कर रहा है। इसने क्या किया? 10 न्यूटन का फोर्स इस पे अप्लाई किया। तो इसका जो डायरेक्शन होगा अगर देखा जाए तो किस तरफ है? पूर्व की तरफ। ये व्यक्ति ए है, ए वाले का डायरेक्शन है ये, ध्यान रखिएगा। तो इसको मैं यहां नहीं दिखाऊंगा, ऊपर दिखाऊंगा थोड़ा समझने के लिए। 10 न्यूटन का इसका डायरेक्शन जो है पूर्व की ओर है ए के लिए। अब दूसरा एक व्यक्ति आता है, वो इधर से फोर्स अप्लाई करता है, ये भी 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करता है। लेकिन इसके डायरेक्शन अगर बात करें, ये बी वाला है, तो इसके अगर डायरेक्शन की हम बात करेंगे तो आप भी जानते हैं कि इसका डायरेक्शन क्या हो गया? पश्चिम। अब अगर परिमाण की बात करें कि इसका परिमाण क्या है, तो आप देखिए यहां 10 न्यूटन इसका भी परिमाण है और 10 न्यूटन इसका भी परिमाण है, मतलब परिमाण सेम है, डायरेक्शन क्या? अपोजिट है। अब देखिए दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं। मेरा ये मार्कर है, मेरा जो लेफ्ट हैंड है इसको ऐसे पकड़ता है और ये जो राइट हैंड है इसको ऐसे पकड़ता है। अब दोनों बराबर फोर्स लगा करके एक दूसरे को खींच रहे हैं। ये हमारा जो है इस डायरेक्शन में खींच रहा है, राइट डायरेक्शन में, और ये जो हमारा लेफ्ट डायरेक्शन में ऐसे खींच रहा है। जब इसको खींच रहा है तो इसके अगर डायरेक्शन की बात करेंगे तो एक का हो गया इधर और एक का हो गया इधर, और ये जो मैग्नीट्यूड है ये भी सेम है। तो ये कौन से वो होंगे? एक दूसरे के एंटी पैरेलल होंगे, सॉरी अपोजिट वेक्टर होंगे। इस तरह से हम अपोजिट वेक्टर को कई एग्जाम्पल देख सकते हैं। कोई चीज जब आप लोग एक दूसरे से मित्र से छीना झपटी करते हैं तो जब उसको खींचते हैं तो आप फोर्स लगाएंगे, वो भी फोर्स लगाएगा, लेकिन वहां अगर फोर्स सेम है, फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है सेम है और डायरेक्शन तो अपोजिट होगा ही, क्योंकि वो उधर खींचेगा तो आप अपनी तरफ खींचेंगे। तो इस तरह से अगर फोर्स का डायरेक्शन तो अपोजिट होगा ही, लेकिन अगर मैग्नीट्यूड भी सेम है तो वो ऑब्जेक्ट जिसको आप छीन रहे हो अपने दोस्त से, वो ना तो आपकी तरफ आएगा ना तो दोस्त की तरफ जाएगा, बीच में से टिका रहेगा। अगर जिसका मैग्नीट्यूड हाई होगा, ज्यादा होगा, उसी की तरफ वो ऑब्जेक्ट जाएगा, तो वहां अपोजिट नहीं तो वो एंटी पैरेलल होंगे। इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। अब देखते हैं अगला जो आपका है वो है कि एंटी पैरेलल अपोजिट जो वेक्टर होते हैं उनको इक्वल कैसे किया जा सकता है। अगर मान लो वेक्टर ए का अपोजिट वेक्टर वेक्टर बी है और इसको इक्वल करना है, तो चाहे ए में माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, चाहे बी में। माइनस से मल्टीप्लाई करने पर इसकी दिशा जो चेंज हो जाती है। जैसे मान लो अगर वेक्टर ए का डायरेक्शन इधर है, बहुत ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये।
वेक्टर ए का डायरेक्शन इधर है पूर्व की तरफ। अब आपसे कोई पूछ ले कि माइनस वेक्टर ए का डायरेक्शन किधर होगा, तो सोचिए इसका जवाब कैसे आप देंगे। अगर वेक्टर ए का डायरेक्शन पूर्व की ओर है तो माइनस ए वेक्टर का डायरेक्शन किस तरफ होगा आपको बताना है। तो माइनस ए वेक्टर का डायरेक्शन होगा पश्चिम की ओर, यह आपको ध्यान रखना है। किस तरफ होगा? पश्चिम की ओर। अगर मान लो वेक्टर ए का डायरेक्शन पश्चिम की ओर है तो माइनस ए वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा? तो पूर्व की ओर हो जाएगा, मतलब जस्ट अपोजिट हो जाएंगे माइनस से मल्टीप्लाई करने पर। इसलिए जब यहां माइनस से मल्टीप्लाई किए तो दोनों का डायरेक्शन चेंज हो गया। पहले देखो पश्चिम की तरफ था, परिमाण तो इक्वल था और ये इक्वल माने जाएंगे, दोनों वेक्टर क्या हो जाएंगे? इक्वल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको एक बार फिर से जान लेते हैं। किसी वेक्टर में अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर देते तो उसका डायरेक्शन चेंज होता, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। केवल डायरेक्शन चेंज होगा, मैग्नीट्यूड आपका वही सेम टू सेम बना रहेगा, ये आपको ध्यान रखना हमेशा। अगला जो हमारा वेक्टर है वो है को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट वेक्टर है, इसको बड़ी सिंपल था, हम अपने दैनिक जीवन में इसको देखते भी हैं। को इनिशियल वेक्टर का मतलब है कि ऐसे वेक्टर होते हैं ये जो एक ही पॉइंट से शुरुआत होता है। इनका प्रारंभिक जो प्रारंभिक बिंदु होता है इनका, अभी भी बताए थे, फिर से एक बार बता दे रहे हैं कि जो वेक्टर था उसको अगर ज्योमेट्रिकल हम डिनोट करते थे तो ऐसे एरो के द्वारा। इसका जो ये पॉइंट था इसको प्रारंभिक बिंदु बोलते थे और इसको बोलते शीर्ष। अब जो प्रारंभिक बिंदु है वेक्टर का, कई वेक्टर कोई इनिशियल वेक्टर कहलाएंगे अगर इनका प्रारंभिक बिंदु जो हो ऐसे सेम एक ही पॉइंट से निकला हो, ऐसे। जिससे वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी हो गया और ये वेक्टर सी हो गया। अगर एक ही पॉइंट से निकल रहे हैं तो जान लीजिए कि जो आपकी ये वेक्टर का अगर इनिशियल पॉइंट सेम हो, जब इनिशियल पॉइंट आपका सेम रहेगा तो ये जो वेक्टर आपके आएंगे ये जो है कोई इनिशियल वेक्टर के मतलब सह प्रारंभिक सदिश के अंतर्गत आएंगे। इसका हिंदी है सह प्रारंभिक सदिश। जब सह प्रारंभिक सदिश के अंतर्गत ये आते हैं तो इनका जो इनिशियल पॉइंट होगा वो सेम होगा, डायरेक्शन चाहे जो हो, डायरेक्शन चाहे जो, जैसे एक इधर है, एक इधर हो सकता है, एक इधर हो सकता है, लेकिन इनका जो मेन पॉइंट है, वर्जिन पॉइंट, ये सेम होना चाहिए। अगला जो हमारा है कोलिनियर है। कोलिनियर वेक्टर के लिए भी सिंपल सा है, ये एक लाइन बनाएंगे। जैसे सोचिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस पर हम एक फोर्स लगाते हैं वेक्टर ए F1 और एक फोर्स इधर लगाते हैं F2। जब एक फोर्स इधर लगाते हैं F1, दूसरा फोर्स इधर लगाते हैं F2, तो ये जो डायरेक्शन अगर इसका दिखाया जाए तो देखो मैग्नीट्यूड से यहां मतलब नहीं होता है, F1 और F2 दोनों का डायरेक्शन ऐसे है। अब ये जो F1 है आपका ये और ये जो F2 है ये दोनों देखो डायरेक्शन सेम है और यहाँ एक रेखा का निर्माण हुआ, लाइन का निर्माण हुआ। दूसरा कंडीशन हो सकता है कि इसी ऑब्जेक्ट पर हम फोर्स इस तरह लगाएं और ये इस तरह लगाएं, F1 F2। इसको अगर हम यहाँ नीचे दिखाएं तो ये हो गया F1 और ये हो गया F2। तीसरा हो सकता है इस पर फोर्स इधर लगाएं और इस पर भी फोर्स इधर लगाएं, F1 का डायरेक्शन इधर रहे, F2 का डायरेक्शन, तो ये जब बनाएंगे तो आपका ऐसे आएगा और ये भी होगा ऐसे। ये हो गया F2, ये हो गया F1। फिर देखो ये हो सकता आपका ये इधर फोर्स लगाए, ये इधर फोर्स लगाए,
तो ये इधर गया और ये इधर गया, लेकिन सब में देखेंगे तो एक लाइन का निर्माण हुआ। देखिए ये कोलिनियर वेक्टर कहलाएंगे। कोलिनियर वेक्टर के अंतर्गत अगर यहां हम दो सदिशों के बीच में एंगल की बात करें कि कोण क्या होते हैं, तो उनको जानने के लिए जैसे वेक्टर का डायरेक्शन ऐसे हम फाइंड करते हैं, ऐसे ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ऐसे आपको उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। अब मान लो यहाँ एक वेक्टर इस तरह है और एक वेक्टर इस तरह है, तो इनके बीच का जो ये डायरेक्शन का जो डिफरेंस है, किन्हीं दो वेक्टरों के बीच के डायरेक्शनों का डिफरेंस जो यहां दिखाई दे रहा है आपको, ये है एंगल। जितना डिफरेंस आएगा वही आपका उन वेक्टरों के बीच का एंगल होगा। अब यहां अगर देखें हम तो ध्यान दीजिए, यहां जो दोनों का अगर डायरेक्शन पूर्व इसका भी है, पूर्व इसका भी है, तो यहां डायरेक्शन जब सेम है तो सेम डायरेक्शन के लिए कोई चेंजिंग नहीं है, तो कोई चेंजिंग नहीं मतलब इसी को बोलेंगे थीटा इज इक्वल टू 0। यहां देखिए कोई चेंजिंग नहीं है, पश्चिम है, पश्चिम है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आया 0। यहां देखो एक का पश्चिम की तरफ हो एक का पूर्व की तरफ, तो यहां जो डायरेक्शन अगर है तो यहां देखेंगे हम तो इनका जो 180 डिग्री है। यहां भी वैसे सेम, एक का पश्चिम है एक का पूर्व है, तो 180 डिग्री। अर्थात कोलिनियर वेक्टर के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका एक नोट यहां पॉइंट आपको प्राप्त हुआ, वो है थीटा का वैल्यू या तो 0 डिग्री होगा या तो 180 डिग्री होगा। अगर दो वेक्टर ऐसे हैं जिनके बीच का एंगल 0 डिग्री है तो भी कोलिनियर होंगे, अगर 180 डिग्री है तब भी कोलिनियर होंगे। ये आपका मेन पॉइंट है। जब आप ये पॉइंट जानेंगे तो आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि कोलिनियर वेक्टर है कि नहीं है। अर्थात आपसे जब कभी पूछा जाए कि बताइए ये दो वेक्टर कोलिनियर है कि नहीं है, क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, ये दोनों वेक्टर कोलिनियर है कि नहीं है, तो आप क्या बताएंगे, आप ये बताएंगे उनके बीच का डायरेक्शन ज्ञात करके, उनके बीच का डायरेक्शन उनके बीच का कोण ज्ञात करके ये देखेंगे कि अगर उस कोण का वैल्यू अगर 0 डिग्री आ रहा है तो भी कोलिनियर होंगे, अगर उनके बीच का कोण जो है 180 डिग्री आ रहा तब भी कोलिनियर होंगे। अगर आपको ये चीज़ें पता है तो आप ये बता सकते हैं, आंसर का जवाब दे सकते हैं कि कोलिनियर वेक्टर होंगे कि नहीं। इस तरह से हमारा जो अगला है बड़ा सिंपल है, कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर के अंतर्गत सह समतलीय सदिश, सह मतलब होता साथ या एक ही में हो, और समतल मतलब होता प्लेन। अगर एक ही प्लेन पर है सदिश, जैसे मान लेते हैं ये बोर्ड जो है हमारा, कोप्लेनर वेक्टर को डिराइव करने के लिए अभी तक जितने वेक्टर हम कार्य किए खींचे वो इसी बोर्ड पे। अब आपका बोर्ड जो है ये एक प्लेन हो गया, समतल हो गया। अब देखिए अगर एक फोर्स हम इधर से अप्लाई कर रहे हैं ऐसे और दूसरा फोर्स हम इधर से अप्लाई कर रहे हैं ऐसे, तो ये फोर्स जो एक इधर से गया और एक फोर्स इधर से गया, राइट हैंड वाला ये है और लेफ्ट हैंड वाला ये है आपका। अब सोचिए दो फोर्स हमारे पास थे, लेकिन अगर एक फोर्स हम इस हाथ से ऐसे लगाते हैं लेफ्ट वाला, और राइट वाला हम क्या देते हैं धक्का ऐसे देते हैं या खींचते हैं, तो खींचेंगे जब तो ये जो फोर्स आएगा ऐसे आएगा, आपके मार्कर के इस डायरेक्शन आपकी तरफ ऐसे जाएगा, और ये जो फोर्स है इसी प्लेन में है। अब हमारा यहां जो दोनों फोर्स लगा लेफ्ट और राइट वाला एक ही तल में है, ये इधर से लग रहा राइट की तरफ से, ये लेफ्ट की तरफ से लग रहा, तो यहां जो दोनों वेक्टर अगर डिराइव किया जाए, बात किया जाए, तो एक ही प्लेन पर हैं। जबकि यहां जो हम फोर्स लगा रहे हैं, एक हम आपकी तरफ खींच के बोर्ड को ले जा रहे हैं और दूसरा हमारा उसी प्लेन में है, तो इसके जो प्लेन हैं अलग अलग हो गए। अगर वो प्लेन अलग अलग होते हैं, जिस प्लेन पे वो कार्य कर रहा है, जैसे एक को हम पुश करें एक को खींचे,
जिसे मान लो ये मार्कर है, इसको हम पुश कर रहे हैं ऐसे और इधर से खींच रहे हैं, तो इधर से अगर पुश कर रहे हैं तो इसका डायरेक्शन नीचे की तरफ है और इसका डायरेक्शन इधर है। तो डायरेक्शन से मतलब नहीं, प्लेन एक ही आ रहा है। प्लेन को मैं डिसाइड कर दे रहा हूं कि कैसे एक ही है। देखिए ये है, एक को हमने क्या किया कि ऐसे पुश किया नीचे की तरफ ऐसे गया, और दूसरे को हमने क्या किया इधर खींचा ऐसे। तो ये जो बुक आपका है ये एक प्लेन हो गया, तो दोनों जो है एक ही प्लेन। बट अगर इसको हम ऐसे पुश कर रहे हैं और इस बुक को आपकी तरफ ऐसे खींच रहे हैं, तो जब आपकी तरफ खींच रहे हैं तो ये बुक आपकी तरफ जाएगा, लेकिन प्लेन चेंज हो गया, क्योंकि ये जो है इस प्लेन पर है और आपकी तरफ जो खींच रहे हैं वो दूसरे प्लेन पे चला गया। तो इस तरह से कोप्लेनर नहीं होंगे। कोप्लेनर होने के लिए प्लेन उनका सेम होना चाहिए, एक ही प्लेन पे होना चाहिए। उनका जो तल होना चाहिए एक ही तल होना, जिससे फर्श पे दो तरफ से दो मोटर गाड़ियां आ रही हो, छोटे छोटे जो खिलौने होते बच्चों के, अगर फर्श पे दो मोटर आ रहे हो तो एक ही, अगर फोर्स लगाया जा रहा तो एक ही प्लेन पे, लेकिन एक फर्श पे ऐसे उड़ाया जा रहा और दूसरा ऐसे हवा में उड़ाया जा रहा, तो प्लेन चेंज हो गया। जब प्लेन चेंज हो गया तो कोप्लेनर नहीं है। प्लेनर मतलब प्लेन, कोप्लेनर होने के लिए प्लेन सेम होना चाहिए। आगे देखते हैं, हमारा जो वेक्टर नल या जीरो वेक्टर है, नल या जीरो वेक्टर का बताए थे आपको थोड़ी देर पहले कि दो अपोजिट वेक्टर जो होते हैं उनका जो सम आता है वो जो है नल वेक्टर आता है। इसकी आवश्यकता केवल इतने पड़ी कि एक कॉन्सेप्ट है वेक्टर में कि जब दो वेक्टर को ऐड किया जाता है तो वेक्टर क्वांटिटीज मिलती है, जब सब्ट्रैक्ट किया जाता है तब भी वेक्टर क्वांटिटीज मिलती है। तो समस्याएं ये हुई कि जैसे हम आपको बताए थे कि अगर एक वेक्टर इधर है वेक्टर ए, और अगर इसके डायरेक्शन को केवल चेंज कर दिया जाए तो इसको क्या लिखेंगे, तो माइनस वेक्टर ए। अब दोनों को अगर हम ऐड कर लेते हैं, ऊपर वाला हो गया प्लस माइनस वेक्टर ए हो गया, तो जब ऐड करते हैं तो वेक्टर ए और प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, तो ये आ गया जीरो। अब जीरो तो हम लिख नहीं सकते हैं, क्योंकि दो सदिश राशियों का जो सब्ट्रैक्शन होता है वो एक सदिश राशि आनी चाहिए। तो इसलिए इस यहाँ आवश्यकता पड़ा कि जीरो ना लिख के इसको हम लिखें जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर ऐसे थोड़ा सा डार्क में होगा ऐसे, और ऊपर एक वेक्टर का फॉर्म सिंबल लगा रहेगा। तो ये हो गया हमारा जीरो वेक्टर। इसकी आवश्यकता वहीं पड़ी जब दो वेक्टरों को ऐड, अपोजिट वेक्टरों को ऐड किया जाता है। अब हम फाइंड करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट आपका वेक्टर है, जिसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ती है बच्चों को, वो है आपके यूनिट वेक्टर। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये यूनिट वेक्टर क्या है। तो यूनिट वेक्टर जो है वो बड़े सिंपल वेक्टर होते हैं। इनका जो ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड जो है एक होता है, लेकिन इसका जो इसको दर्शाने का जो सिंबल होता है वो अलग होता है। जैसे यूनिट वेक्टर को एकांक वेक्टर के नाम से जाना जाता है, और एकांक के लिए अगर आप यूज करें तो एक, तो ऐसा वेक्टर जिसका परिमाण एक हो, परिमाण कितना हो, एक हो, उसी को कहेंगे यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं, कैप लगाते हैं। जैसे मान लो ये वेक्टर ए है, अब इसके डायरेक्शन में अगर हमें यूनिट वेक्टर फाइंड करना तो ए लिखने के बाद ऐसे कैप लगा देते हैं, ये आपका हो गया यूनिट वेक्टर। इसका डायरेक्शन क्या होता है यूनिट वेक्टर का, जिस वेक्टर के अलोंग हम डिराइव करेंगे इसको, उसी वेक्टर के दिशा में ही एकांक वेक्टर होगा, लेकिन इसका परिमाण जो होगा एक होगा। हम आपको आगे की वीडियो में बताएंगे कि इसका कैसे कोई हमको वेक्टर दिया, फार्मूला तो अभी भी बताए हैं, वीडियो के प्रारंभ में ही आपको बताए हैं कि यूनिट वेक्टर या उसकी डायरेक्शन कैसे ज्ञात किए जाते हैं। कोई वेक्टर हो, उसी के वेक्टर में अगर वेक्टर के परिमाण से भाग दे दिया जाए तो आपको यूनिट वेक्टर प्राप्त होता है, और इस वेक्टर को ये कहते हैं कि इसका जो डायरेक्शन है वेक्टर ए के डायरेक्शन में होगा। अभी भी बताए थे वीडियो के प्रारंभ में। तो ये तो हम जान गए, लेकिन बाद में जब वेक्टर के बारे में सारी चीजें हम सीख जाएंगे, सब कुछ उनका कोई भी पॉइंट बाकी नहीं रहेगा, जब हम कैलकुलेशन पे चलेंगे तो वहाँ आपको मैं बताऊंगा कि जो वेक्टर होता है
उसके दिए गए वेक्टर के अकॉर्डिंग हम यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे इस फार्मूले के अंतर्गत, और क्या हकीकत में उस वेक्टर का वैल्यू 1 आता है कि नहीं आता है, मैं इसे बताऊंगा। लेकिन उसको जानने के लिए भी काफ़ी पॉइंट आपके बच्चे हैं, जैसे सदिश राशियों का कार्तीय तल में निरूपण कैसे करेंगे। अभी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होते हैं उनको जानना जरूरी है। फिर अगर मुझे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स दिए हों तो मैं वेक्टर कैसे डिनोट करूंगा, वेक्टर को कैसे प्रेजेंट करूंगा, फिर उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करूंगा, ये सब सारी बातें आपको जानना जरूरी है। जब तक आप इन बातों को नहीं सीख पाएंगे तब तक आप इस फार्मूले का यूज नहीं कर पाएंगे। यहाँ मुझे बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि एकांक वेक्टर एक वेक्टर का टाइप्स है, इसलिए मुझे यहाँ बताना आपके लिए जरूरी हुआ। तो उन चीज़ों को जानना मेरे लिए इतना आवश्यक है आप लोग के लिए कि बिना ज़्यादा से ज़्यादा जो होता है एकांक वेक्टर का, अच्छा अभी भी बताएं कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एकांक वेक्टर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होते हैं आपके, वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के बीच में कोई पॉइंट लेकर के उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, अभी आपका एक पॉइंट और बचा पोजीशन वेक्टर फाइंड करना। पोजीशन वेक्टर फाइंड करने के बाद उस पोजीशन वेक्टर का जो है हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना होता है। मैग्नीट्यूड जब फाइंड करते हैं तो मुझे ये बताना जरूरी हो जाता वहाँ कि जो ये मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण जो है निकालेंगे कैसे, तो वहाँ मैथ के भी कुछ पोर्शन आएंगे और आपके फिजिक्स के पोर्शन, तो वेक्टर का कॉन्सेप्ट रहेगा ही रहेगा। तो इसके आगे मैं यही बताऊंगा कि यूनिट वेक्टर जानने के बाद, यूनिट वेक्टर का मतलब परिमाण एक होता है, डायरेक्शन जिस वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर फाइंड करते हैं उसी डायरेक्शन में होता है। तो अब हम सीखेंगे कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग मतलब एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष के अनुदिश के दिशा में एकांक वेक्टर क्या होते हैं। तो सबसे पहले इनका सिंबल मैं जानूंगा, आप लोग को बताऊंगा कि मतलब इनके सिंबल क्या होते हैं। तो ये बड़ा सिंपल है, एक्स के बाद क्या आता है, वाई आता है, वाई के बाद क्या आता है, वो जेड आता है। अगर इनका नाम दे दिया जाए एक्स अक्ष, ये हो गया आपका वाई अक्ष, और ये आपका हो गया जेड अक्ष। अभी मैं सिंबल बता रहा हूं कि एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष के अनुदिश जो है हम कैसे फाइंड करेंगे कि कैसे डिनोट करेंगे कि एक्स अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश है, ये वाई अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश है, और ये जेड अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश है। तो जिस प्रकार से हम अल्फाबेट लर्न करते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, ऐसे लर्न करते तो वहां आता है आपका एक्स वाई जेड। क्या आता है, एक्स वाई जेड। जब एक्स वाई जेड आपके आ गए तो उसी के अकॉर्डिंग ये होता आई स्मॉल में, जे और के स्मॉल में रहेगा, ये आई जे के। जब आई जे के आप सीख जाएंगे तब उसके बारे में आपको पता चलेगा कि क्योंकि ये एकांक वेक्टर इसलिए तीनों पर कैप लगेगा, आई कैप, जे कैप, के कैप। एक्स अक्ष के लिए आई कैप, वाई अक्ष के लिए जे कैप और जेड अक्ष के लिए के कैप, इस तरह से होंगे। अब ये हो गया आपका वाई एक्सिस, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, और जेड एक्सिस में तिरछा खींच रहा हूं लेकिन ये एक्चुअली में आपकी तरफ है, ऐसे बोर्ड पे परपेंडिकुलर है एकदम। मैं इसको मार्कर की सहायता से सिखाने का प्रयास कर रहा हूं। एक हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, और जो मेरा ये हाथ है आपकी तरफ ऐसे है, तो आपकी तरफ जो ये है ये होगा जेड एक्सिस। तो इस तरह से तीन एक्सिस मेरे पास होंगे और तीनों के अकॉर्डिंग एक्स एक्सिस के अनुदिश आई कैप, वाई एक्सिस के अनुदिश जे कैप और जेड एक्सिस के अनुदिश के कैप, ये वेक्टर यूज होंगे। इस तरह से हम लोग सीखे कि सदिश राशियों का परिमाण क्या होता है, सदिश राशियों की दिशा क्या होती है, सदिश राशियों को कैसे दर्शाएंगे, इनका ज्योमेट्रिकल ज्यामिति में कैसे निरूपित किया जाएगा, फिर उसके बाद में सदिश राशियों का परिमाण कैसे ज्ञात करेंगे, दिशा कैसे ज्ञात की जाएगी। फिर उसके बाद में हमने सीखा कि सदिश राशियों के प्रकार क्या होते हैं,
मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, उनके एग्जाम्पल भी जाने, दैनिक जीवन में उनका उपयोग भी सीखा हमने। अब हम सीखेंगे फिर उसी के बारे में एकांक सदिश जानने के साथ साथ हम लोगों ने सीखा कि एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष के अंदिश एकांक सदिश क्या होते हैं। जब इन्हें हम सीख गए तो अब हम सीखेंगे कि जो कोई पॉइंट अगर दिया हो तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है। स्थित सदिश, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सदिश है, स्थित सदिश जानना। तो जैसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, उसमें इसकी भूमिका बहुत अच्छी रहेगी, ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लो यही आपका एक थ्योरी और है कि कार्तीय तल में हम सदिश को कैसे डिनोट करेंगे। तो ये वर्जिन पॉइंट हो गया। एक्स अक्ष, वाई अक्ष और दो अक्षों के लिए भी हम सीखेंगे। फिर अगला मेरा टॉपिक होगा तीन अक्षों के लिए कैसे होगा। तो जैसे मान लो ये कोई पॉइंट पी है आपके लिए, अब उसका मुझे पोजीशन वेक्टर ड्रा करना है। तो सिंपल है, पोजीशन वेक्टर ड्रा करने के लिए इसको वर्जिन पॉइंट से डायरेक्टली जोड़ देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं इसे और इसका डायरेक्शन ऐसे दिखा देंगे। तो ये डायरेक्शन हो गया। इसको डिनोट करने के लिए मैक्सिमम स्मॉल अक्षर आर का यूज करते हैं। अब बात आई कि इसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे। तो मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए बाबू सबसे पहले मुझे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जानने जरूरी होंगे। तो इस पॉइंट के जब कोऑर्डिनेट्स आपको जानना है तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स जो होता है एक्स कामा वाई लिखा जाता है। तो सबसे पहले एक्स जानने के लिए मुझे एक्स एक्सिस पे डायरेक्टली आना पड़ेगा। तो इसको ऐसे डॉट डॉट करते हुए एक्स एक्सिस पे आ गए और यहाँ इसको डॉट डॉट करते हुए वाई एक्सिस पे पहुँचा दिए। अब मेरे पास कोई ऐसा वैल्यू नहीं है जो मैं यहाँ फिक्स किया हूँ, इसलिए कोई भी फिक्स, क्योंकि अलग अलग जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपके आएंगे उसमें जो आपके एक्सिस कोऑर्डिनेट्स होंगे वो अलग अलग होंगे। इसलिए यहाँ पे जो मैं लेट करूँगा, मानूंगा, उसे हमने यक्स मान लिया। क्या मान लिए? यक्स मान लिए। जब हम यक्स मान लिए कि यहाँ से यहाँ का जो लेंथ है, दूरी है, वो यक्स है और ये वाई वाला हो गया आपका वाई। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे यक्स कामा वाई होंगे ये। लेकिन अभी भी आपको बताए थे यक्स एक्सिस के लिए आई कैप यूज किया जाता है, वाई एक्सिस के लिए जे कैप यूज किया जाता है। अब अगर वेक्टर आर मुझे लिखना है तो इसको यक्स आई कैप वाई जे कैप ये लिखेंगे। यक्स आई कैप वाई जे कैप, इसको लिखने के बाद में हम इसका जानेंगे परिमाण क्या होता है, वेक्टर आर का परिमाण। तो वेक्टर आर का परिमाण बताए थे, किसी भी राशि का, सदिश राशि का जब परिमाण निकालते हैं तो उसको माड के अंदर लिखते हैं। माड के अंदर जैसे लिखेंगे वो आर आएगा और इसका परिमाण जो होगा, ध्यान से देखिए यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, ये आपका हो गया वाई। इसको दो तरीके से बताऊंगा, यहाँ पर राइट एंगल है, दोनों तरीके में आपको सिखाऊंगा कि परिमाण के लिए फार्मूला कैसे डिराइव किया जाएगा। तो यहाँ पर राइट एंगल है जब, तो ये अगर ध्यान से देखेंगे तो ये कर्ण होगा। और बताए थे किसी भी, यहाँ कोई नाम दे दे रहे हैं, हम दे दे रहे हैं कि पी है वो है, यहाँ क्यू दे दीजिए। तो बताए थे कि कोई सदिश राशि है ज्योमेट्रिकल निरूपण में, तो ये जो तीर की लंबाई होती है वही परिमाण होता है। तो परिमाण क्या होगा? ओपी। अब ओपी का वैल्यू मैं दो तरीके से निकालूंगा। एक तो कार्तीय रूप में, ओपी बराबर होगा दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र, बिंदुओं के बीच के दूरी का सूत्र। ये दो बिंदु कौन से होंगे? एक होगा O और दूसरा होगा P। O के निर्देशांक आपके हैं 0,0। तो O के निर्देशांक जो है आपके हैं 0,0
0 और इसके निर्देशांक है x, y। तो देखिए यहाँ मैं फार्मूला लिखने जा रहा हूँ दो बिंदुओं के बीच की दूरी का, जो आप लोग जानते हैं, नहीं जानते कोई बात नहीं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ OP बराबर है, OP बराबर यही जो OP यहाँ लिखा गया वही है, OP बराबर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसको मैं निकालूंगा यहाँ, OP बराबर मान लेते हैं ये आपका x1 है और ये y1 होगा और ये आपका x2 हो गया, ये y2। तो x1 का वैल्यू देखिए x है और y1 का x2 का वैल्यू देखिए 0 है, ये हो गया। फिर देखो y1 का वैल्यू देखो क्या है, y1 का वैल्यू जो है y है और y2 का वैल्यू 0 है होल स्क्वायर। तो ये आपका हो गया 0 घटेगा केवल x स्क्वायर, y में से 0 घटेगा y स्क्वायर, ये OP आ गया। इसी को हम लिखेंगे r बराबर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अभी मैं एग्जाम्पल भी बताऊंगा इसका। अब ये हो गया हमारा कार्तीय रूप में कैसे डिसाइड करेंगे कि इसका परिमाण क्या है। फार्मूला ये आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगा, सबसे ज़्यादा यही यूज होता है। दूसरा मैं आपको बताऊंगा बेसिकली अंक गणित के ज्यामितीय रूप में, वहाँ मैं बताऊंगा राइट एंगल समकोण त्रिभुज की सहायता से। देखिए ये वैल्यू आपका x है और ये वैल्यू आपका y है, ये हो गया O, ये हो गया P, ये हो गया Q, यहाँ पर राइट एंगल है। कर्ण मुझे डिसाइड करना, तो कर्ण बराबर होता है अंडर रूट आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। आधार आपको दिखाई दे रहा है x है और लंब क्या है y है और कर्ण क्या है O से P तक OP है, OP को ही हम R बोलते हैं। तो वैल्यू सेम आएगा, बशर्ते आसान ये होता है। इस तरह से हम ये फार्मूला भी जनरेट किए हैं कि कैसे आता है, परिमाण कैसे फाइंड करेंगे, कार्तीय रूप कैसे निकालेंगे। अब फिर से मैं एक बार आप लोग को समझा दे रहा हूँ कि जैसे कोई x एक्सिस y एक्सिस से बीच में कोई पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स मुझे दिए गए हैं। कोऑर्डिनेट्स जब दिए गए हैं तो उनको मतलब वेक्टर फॉर्म में कैसे डिनोट करेंगे, तो याद रखिएगा x का जो वैल्यू होगा, x कोऑर्डिनेट्स जो वैल्यू होंगे उसके साथ i कैप यूज होता है, तो x i कैप। फिर y का जो वैल्यू होगा y एक्सिस पे, उसके लिए y और j कैप यूज करते हैं। जब उसका मैग्नीट्यूड, ये आपका वेक्टर फॉर्म हो गया। जब उसका वैल्यू परिमाण निकालेंगे हम, तो परिमाण निकालने के लिए ये फार्मूला डायरेक्ट यूज करेंगे। देखो आई कैप का गुणांक होता है और जे कैप का गुणांक होता है, दोनों का वर्ग करके ऐड किया जाता है। इस तरह से अगर कोई एग्जाम्पल लिया जाए, कह दिया जाए कार्तीय तल में किसी बिंदु A का निर्देशांक 2,3 है, तो इसका वेक्टर फॉर्म लिखिए। वेक्टर फॉर्म लिखने का मतलब है सदिश रूप लिखिए। तो सदिश रूप लिखने के लिए आपको ये ध्यान रखना है, चाहे वेक्टर A इज इक्वल टू लिख देंगे 2i कैप प्लस 3j कैप। पहला वाला x होता है हमेशा, दूसरा वाला क्या होता है y। तो पहला i कैप, ये हो गया सदिश रूप। अब इसका परिमाण जब निकालना है तो माड के अंदर लिखेंगे और इसको केवल a लिखेंगे, इज इक्वल टू आपको बताए थे इसका वर्ग, मतलब i के बगल में जो रहेगा उसका वर्ग और इसका जो रहेगा वर्ग। तो ये आपका हो गया 4 और ये हो गया 9, ये हो गया अंडर रूट 13। ये हो गया वेक्टर ए का परिमाण। इस तरह से हम परिमाण भी फाइंड कर लेंगे। कोई भी हो, माइनस रहेगा माइनस लिया जाएगा, प्लस रहेगा प्लस लिया जाएगा। अब मान लो इसी तरीके से जेड एक्सिस भी आ जाए, तो जब जेड एक्सिस आ जाएगा तो एक एक्सिस और हम यहाँ बनाएंगे, सेम वैसे रहेगा सब प्रोसेस। यहाँ रहेगा
और उसके बाद में x1 कामा y1 कामा z आ जाएगा, तो ये हो जाएगा z1। वही सूत्र आपका x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ परिमाण चेंज होगा, जैसे x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर, इस तरह आ जाएगा। और ये 3 बिंदु दिए रहेंगे, तो इस तरह से x i जैसे मान लो कोई बिंदु है p के निर्देशांक आपके दे दिया 2, 3, 4। अब इसको हमको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो p के लिए 2i कैप, 3j कैप और 4k कैप। परिमाण निकालना है तो इसको ऐसे निकालेंगे, i का जो बगल में रहेगा उसका स्क्वायर, j के बगल में जो रहेगा उसका स्क्वायर, फिर k के बगल में जो रहेगा उसका स्क्वायर। इस तरह से हम निकालेंगे परिमाण। तो हम लोग वेक्टर के बारे में जो मैक्सिमम सारी बातें थी वो सीख लिए हैं। कोई भी ऐसी बात आपसे छूटी नहीं जो आप ना जाने। इस तरह से आप वेक्टर को कैसे डिनोट करेंगे, चाहे ज्यामितीय रूप में। अब हमारे पास एक चीज़ बाकी है कि सदिशों का जो है संक्रियाएं, जैसे सदिशों का योग कैसे करेंगे, सदिशों का सब्ट्रैक्शन अंतर मतलब घटाना कैसे निकालेंगे, सदिशों का गुणा क्या होता है, सदिश में अदिश का गुणा करेंगे तब क्या होगा, सदिश को अदिश से जोड़ा जा सकता है या नहीं, अदिश अदिश का जोड़ अदिश होता है, लेकिन सदिश अदिश का जोड़ क्या होगा, अदिश होगा या सदिश होगा, सदिश सदिश का जोड़ क्या होगा। इन सब बातों की जानकारी मैं अपने अगले वीडियो में दूंगा, जिसका नाम रहेगा वेक्टरों पर संक्रियाएं, जिसके सहायता से आप आसानी से सीख सकेंगे कि जो है वेक्टर राशि को कैसे जोड़ा जा सकता है, कैसे घटाया जा सकता है, कैसे उसका गुणा किया जा सकता है, सदिशों की गुणा कितने प्रकार से किया जा सकता है, सदिश सदिश का गुणा क्या होगा, सदिश होगा या अदिश होगा, अगर सदिश होगा तो कैसे डिनोट करेंगे, अदिश होगा तब कैसे प्रदर्शित करेंगे या डिनोट करेंगे। इसी तरीके से जानेंगे सारी बातों को। तब तक के लिए आप इसको एक बार फिर से देख लीजिएगा और हमसे अगर आपको पसंद आया हो, समझ में आया हो, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास इसका लिंक शेयर करिए, ताकि उनको भी आपको बढ़िया से उनको भी समझ में आ जाए। थैंक यू।